हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस प्लस एडिशनली पॉइंट को कवर करेंगे। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो हमारा आज का सेक्शन होने वाला है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री रिलेटेड टू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसके हम क्वेश्चंस करेंगे और उनका डिस्कशन करेंगे और कुछ एडिशनली जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो हम आप सबको शेयर करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन फर्स्ट है, एसिटाइल कोलिन इज रिलीज इज ब्लॉक्ड बाय। ओके, एसिटाइल कोलिन का जो रिलीज होता है उसको कौन ब्लॉक कर देता है? ठीक है ना, ये हमने देखा कि एसिटाइल कोलिन का अगर रिलीज हो रहा है तो उसको ब्लॉक कौन करेगा। तो एसिटाइल कोलिन के बारे में समझते हैं, जब तक आप लोग आंसर्स को थिंक करें। एसिटाइल कोलिन क्या होता है भाई मेरे? एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये हमारे किस सिस्टम का? कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम का। कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम का ये न्यूरोट्रांसमीटर है। एक्चुअल में ये न्यूरॉन होते हैं हमारे, ठीक है ना, ये न्यूरॉन है। अगर देखा हो कभी किसी ने, यहाँ पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। ये शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, ये जो होती है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाती है, फ्री साइनेप्टिक। कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो रिलीज होकर यहाँ आता है, एसिटाइलकोलिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा और अपना यहाँ पर जो उसके निकोटिनिक और मस्केनिक रिसेप्टर्स होते हैं उन पे ये काम करता रहता है और हमारी बॉडी में एक्शंस आ जाते हैं। ये कहानी रोज की है। तो यहाँ पर जो अपना क्वेश्चन ये है कि एसिटाइलकोलिन का जो यहाँ से रिलीज होता है उसको कौन इनहिबिट करता है? तो भाई ऐसी कोई ड्रग तो है नहीं हमारे पास। हाँ, टॉक्सिन जरूर है, वो हमारा बोटोलिनियम टॉक्सिन है। क्या है हमारा? बोटोलिनियम टॉक्सिन है, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो हमारा मस्कैरिन है ये तो आपका एगोनिस्ट है भाई यहाँ का, ठीक है, मस्कैरिन रिसेप्टर का। हेक्सामेथोनियम, डेकामेथोनियम ये भी हमारे क्या होते हैं? एगोनिस्ट के जैसे काम करते हैं, ठीक है। और ट्यूबोकोरिन हमारा क्या होता है? ये भी हमारे निकोटिन रिसेप्टर पे काम करने वाले ड्रग है, ये एंटागोनिस्ट है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये सभी ड्रग्स जो हैं बहुत सिंपल ऑप्शन थे इसमें। ये जो ड्रग्स सभी हैं हमारे रिसेप्टर्स पर काम कर रहे हैं, हेक्सामेथोनियम, डेकामेथोनियम, ठीक है ना, ट्यूबोकोरिन और मस्करिन। ये अल्टीमेटली रिसेप्टर पर एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट के जैसे काम करने वाले ड्रग है। बचा क्या हमारा? बोटोलिनियम टॉक्सिन। बोटोलिनियम टॉक्सिन क्या करता है? हमारे एसिटाइलकोलिन के रिलीज को इनहिबिट कर देता है। ध्यान रखना है आपको। ओके, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपका 5 मिनट का बहुमूल्य समय यूटिलाइज करूंगा और इसमें मैं आपको पूरा कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन को बता देता हूँ, जो आगे के क्वेश्चंस में आपको बहुत काम आएगा। तो भाई कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो अगर कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन की बात करें तो जो न्यूरॉन रहेगा हमारा, वो कौन सा न्यूरॉन होगा? वो जो हमारा न्यूरॉन रहेगा वो होगा कौन सा वाला न्यूरॉन भाई? वो न्यूरॉन रहेगा हमारा कोलिनर्जिक। ये मस्केनिक और निकोटिन रिसेप्टर रहते हैं यहाँ पर। मस्केनिक रिसेप्टर से जो एक्शन आता है उसको मस्केनिक एक्शन बोलते हैं और जो निकोटिनिक से आता है उसको भाई मेरे निकोटिनिक एक्शन बोलते हैं। ये दोनों ही एसिटाइलकोलिन के एक्शंस होते हैं। हमारी बॉडी में रोज सुबह शाम ये चलता रहता है। एसिटाइलकोलिन जो होता है यहाँ पर सिंथेसाइज होता है, एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और इसके अंदर रहता है कोलिन। इन दोनों के रिएक्शन से एसिटाइलकोलिन भाई हमारे बन जाते हैं और यहाँ पर वेसिकल्स में स्टोर हो जाते हैं। और जरूरत पड़ने पर, जब हमारी बॉडी में इसकी जरूरत होती है, तो एक्सोसाइटोसिस से ये वेसिकल्स यहाँ पे फ्यूज कर जाती हैं और एक्सोसाइटोसिस से यहाँ पर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। रिलीज होकर इनका प्राइमरी काम क्या है भाई? जो रिसेप्टर इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब हमारा एसिटाइलकोलिन आएगा, हम पे बाइंड करेगा, क्योंकि ये होता है एंडोजीनियस एगोनिस्ट। इनको बाइंड करके रिसेप्टर उसको ऑन करेगा, ये मस्केनिक एक्शन और निकोटिनिक एक्शन आ जाएगा हमारा। ये आ गए एक्शन। साथ में क्या होता है, यहाँ पर एसिटाइलकोलिन का दुश्मन रहता है जिसको बोलते हैं कोलिनेस्टरेज एंजाइम। कोलिनेस्टरेज एंजाइम क्या करता है? एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन कर देता है, दो पार्ट में तोड़ के रख देता है, कोलिन और एसीटेट में, ठीक है ना। कोलिन वापस न्यूरॉन के अंदर चला जाता है, उसको अपन बोलते हैं कोलिन का रीअपटेक। क्या बोलते हैं भाई मेरे? उसको कोलिन का रीअपटेक। ये वापस जाता है, फिर से सिंथेसिस में यूज हो जाता है। ये भाई रोज चलता रहता है हमारे। कई बार यहाँ पर एक रिसेप्टर होता है M2, इसको ऑटो, अगर मान लो एसिटाइलकोलिन एक्सेस में रहता है और इस पे जाके बाइंड कर जाए तो ये रिलीज को इनहिबिट कर देता है, ये ऑटो रिसेप्टर कहलाता है। तो ये तो कहानी भाई हमारी नॉर्मल लाइफ की है। भाई सुबह शाम हमारी बॉडी में ये चीज तो होना ही होना है, चलता रहता है। एसिटाइलकोलिन बनेगा, स्टोर हो जाएगा वेसिकल्स में, एक्सोसाइटोसिस से रिलीज हो जाएगा। जैसे अपन लोग की जिंदगी है भाई, अपन इस दुनिया में आते हैं, सबसे पहले अपन आ गए दुनिया में तो अपन का जन्म हो गया, ठीक है। अपन घर में रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। घर से बाहर जाते हैं कि नहीं जाते? वर्किंग प्लेस पर। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो होता है ना, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका वर्किंग प्लेस है, उसका ऑफिस है। वहां पर ऑफिस में वो अपनी सीट पे बैठ जाता है, मस्केनिक सीट पे बैठ के मस्केनिक एक्शन देता है, निकोटिनिक सीट पर बैठकर निकोटिनिक एक्शन देता है। रिसेप्टर क्या होते हैं? ड्रग की बाइंडिंग साइट्स होते हैं। तो यहाँ पे जाके काम करता है। जब वो काम कर लेता है तो घर वापस जाता है।
तो ये घर बेचारा वापस जा नहीं पाता एसिटाइलकोलिन डायरेक्ट। ये क्या होता है, रास्ते में इसके कुछ बैड फ्रेंड मिल जाते हैं इसको, कोलिन स्टेज एंजाइम, इससे वो बिजी हो जाता है। कोलिन स्टेज एंजाइम इसको ब्रेक डाउन कर देता है कोलिन प्लस एसीटेट में। पता चला वो बेचारा बाइक लेके गया था ऑफिस, बाइक को यहीं छोड़ दिया उसने, अकेला अपन आदमी घर जा रहा है, कोलिन वापस आ जाता है हमारा, फिर से एसिटाइल को एंजाइम मिल जाता है, फिर एसिटाइलकोलिन बन जाता है। ये रोज हमारा चलता रहता है, हर न्यूरोट्रांसमीटर में यही होता है, ठीक है। जो हमारे नॉन एपिनेफ्रिन और ये होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामिन, ये लोग क्या होते हैं, फ्रेश रिटर्न हो जाते हैं, ये ब्रेक डाउन होकर रिटर्न नहीं होते, डायरेक्ट ही रिटर्न होते। लेकिन हमारा एसिटाइलकोलिन डायरेक्ट कभी रिएप्टेक नहीं होता, ये किस फॉर्म में होता है, हमेशा ब्रेक डाउन के फॉर्म में रिएप्टेक होता है। अब इसमें जो मेन चीज हमसे एग्जाम में क्या पूछते हैं, ड्रग्स के नाम पूछते हैं कि भैया कोलिन स्टेज एंजाइम को इनहिबिट करने, एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाला कौन है, तो हम बोलेंगे इसमें ट्रांस एन मिथाइल विनाइल पाइरिडीनियम होता है, ठीक है। ये हो गया एक केमिकल। इसके जो रिलीज स्टोरेज होता है वेसिकल्स में, उसको कौन इनहिबिट करता है, बेसेमिकॉल करता है, समझ गए। रिलीज को कौन कौन सी ड्रग अफेक्ट करती है, एक रिलीज को इनहिबिट करने वाला भी क्वेश्चन है जो हमारा बोटोलिनियम टॉक्सिन है, ये रिलीज को करता है, ठीक है। एक ऐसी ड्रग होती है जो रिलीज को सडन बढ़ा देती है, उसको बोलते हैं ब्लैक विडो स्पाइडर पॉइजन, ब्लैक विडो स्पाइडर पॉइजन होता है वो, ठीक है। अब ये जो एसिटाइलकोलिन यहां आ जाता है कोलिन स्टेज एंजाइम, इस कोलिन स्टेज एंजाइम के इनहिबिटर को अपन बोलते हैं एंटी कोलिन स्टेज। कुछ बच्चे समझते हैं साहब ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, अरे महानुभाव लोग, ये कोलिन स्टेज एंजाइम इनहिबिटर है, इसको एंटी कोलिन स्टेज बोल रहा है, हम एंटी कोलिनर्जिक नहीं बोल रहे हैं। तो जब ये एंटी कोलिन स्टेज है तो कोलिन स्टेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा, तो एसिटाइलकोलिन का तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो इसका एक्शन बढ़ेगा, तो यही तो कहलाते हैं भाई मेरे इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग। डायरेक्ट एक्टिंग समझते हो, जो रिसेप्टर पर डायरेक्ट एज एगोनिस्ट काम करते हैं उनको बोलते हैं, और इनडायरेक्ट एक्टिंग कौन से होते हैं, जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइलकोलिन कंसंट्रेट, तो ये इनडायरेक्ट एक्टिंग है कोलिन स्टेज एंजाइम इनहिबिटर या एंटी कोलिन स्टेज, ठीक है। एक होता है हमारा कोलिन रीअपटेक इनहिबिटर जिसको बोलते हैं हेमिकोलिनियम। इतने ही हमारे ड्रग्स हैं जो कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन को क्या कर देते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो उसमें से हमारा पहला क्वेश्चन था एसिटाइलकोलिन का रिलीज जो होता है कौन ब्लॉक करता है, तो हमने अभी बताया बोटोलिनियम टॉक्सिन रिलीज को ब्लॉक कर देता है। तो कैसा एक्शन देगा बोटोलिनियम टॉक्सिन, भाई जब रिलीज ब्लॉक हो गया है तो मैंने कहा अगर यहाँ कोई चीज बढ़ रही है, एसिटाइलकोलिन को यहाँ कोई बढ़ा रहा है भाई, तो वो उसके सपोर्ट में खड़ा है, बोल रहा है हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता मत करो। और अगर यहाँ कम कर रहा है तो वो एंटी कोलिनर्जिक एक्शन देगा, और यहाँ बढ़ा रहा है तो कोलिनर्जिक एक्शन। तो यहाँ देखो ये रिलीज को इनहिबिट करेंगे, एसिटाइलकोलिन आएगा ही नहीं, तो रिसेप्टर पे काम नहीं करेगा, मस्कुलिन निकोटिन एक्शन सब डाउन हो जाएंगे हमारे, तो मतलब कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एक्शन है। तो जब आप एंटी कोलिनर्जिक कभी पढ़ते होगे तो उसमें कुछ कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग मिलती है। ब्लॉकिंग ड्रग का मतलब समझते हो, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइलकोलिन को कम करने वाले, और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइलकोलिन को बढ़ाने वाले इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग कहलाते हैं। उसका वेल नोन एग्जांपल है कोलिन स्टेज एंजाइम इनहिबिटर, लेकिन एंटी कोलिन स्टेज लिखा रहता है। तो भाई एंटी कोलिन स्टेज लिखा है, थोड़ी ना एंटी कोलिनर्जिक लिखा है। एंटी कोलिन स्टेज का मतलब क्या है, कोलिन स्टेज एंजाइम इनहिबिटर, और यहाँ पर ये बढ़ा देगा, समझ गए। ये ध्यान रखना है आपको अच्छे से। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ड्रग इज द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी एसोसिएटेड स्पेसिफिक ऑप्टिकल आइसोमर। मतलब ये कह रहे हैं कि भैया ये जो होता है ना ऑप्टिकल आइसोमर पे डिपेंड करता है, उसका आर और एस आइसोमर रहेगा उसमें। मतलब सिंपल वो ये पूछ रहा है एसिमेट्रिक कार्बन किस में होता है, तो देखो एस्पिरिन में नहीं होता है, फेनोबारबिटॉन में नहीं होता है, एसिटाइलकोलिन में नहीं होता, तो एडेनिन में होता है। देखो एडेनिन का स्ट्रक्चर जानते हो, ये सबसे पहले अपन को कैटिकॉल रिंग बना लेनी है। ये कैटिकॉल रिंग बनाई, यहाँ पर दिख रहा है ये, और ये हो गया हमारा एसिटाइलकोलिन। ये है एसिमेट्रिक कार्बन, जब एसिमेट्रिक कार्बन है तो भाई ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर बनाएगा ये, तो इसका आंसर क्या होगा, एडेनिलिन हमारा राइट आंसर होगा भाई मेरे। देखो ये स्ट्रक्चर इपिनेफ्रिन होता है, इसमें ये हमारा एडेनिन बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आर आइसोमर जो रहता है 12 टाइम्स मोर पोटेंट देन द एस आइसोमर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ द एफेड्रिन। एफेड्रिन का केमिकल नेम बताओ। एफेड्रिन का केमिकल नेम ये आ चुका है, एमपी फार्मासिस्ट 2027 में आया था। एफेड्रिन का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो ऐसा बनेगा, सब जगह आपको ग्रुप लगाने हैं, ठीक है। ये एफेड्रिन का स्ट्रक्चर, ये OH रहेगा, ये अल्फा कार्बन भाई मेरे, ये बीटा कार्बन है, ठीक है। अब अपन देखते हैं चलो क्या है इसमें कहानी, ठीक है। अगर इसकी नंबरिंग करोगे ना वैसे तो यहां से होगी 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, तो प्रोपेन तो है ही भैया, सब में प्रोपेन है मेरे भाई लोग, और 1 पोजीशन पे ऑल है, तो 1 ऑल तो इसमें है ना, केवल इसमें है, तो देख लो यही नाम होगा। देखो 2 मिथाइल अमाइनो, ये 2 पोजीशन पर मिथाइल अमाइनो लगा हुआ है यहाँ पर, और 1 फिनाइल है, देखो 1 पे फिनाइल भी है यार, सही बात है।
प्रोपेन भी है हमारा, देखो ये प्रोपेन भी है और 1 ऑल भी है, तो ए आंसर होगा इसका। समझ रहे हो, इसका आंसर क्या होगा, ए। इंपॉर्टेंट है भाई, ए आंसर होगा इसका। मैंने स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया आपको। देखो मैं थोड़ा सा और आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आप लोग समझ लेते हो तो यार अच्छी बात है, ठीक है। थोड़ा सा समय लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। क्या होता है, देखो हमने एफेड्रीन को तो पढ़ लिया यार, एफेड्रीन कहाँ से आया कैसे आया उसकी थोड़ी अपन जांच करते हैं। देखो क्या होता है, सबसे पहले आपको कभी भी एड्रीनर्जिक ड्रग जब पढ़ोगे, ये बेंजीन तो सब बना लोगे, इसमें बढ़िया ये लगा दो, ये हो गया। समझ रहे हो, एक यहाँ पे लगाओ और एक यहाँ पे लगाओ। ये नंबरिंग हमेशा याद रखो, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें दिख रहा है 3 हाइड्रोक्सी है और 4 हाइड्रोक्सी। जब ऐसा कोई चीज रहती है तो वो कैटेकोलामीन्स कहलाता है। क्या कहलाता है भाई मेरे, कैटाकोलामीन। और ये जो स्ट्रक्चर बनाया ये एंडोजीनियस कैटाकोलामीन होता है डोपामीन का। इसी डोपामीन में, ये अल्फा कार्बन है बीटा कार्बन है, इसी डोपामीन में अगर अपन लोग बीटा पोजीशन पे OH लगा दें तो वही बन जाता है हमारा नॉन एपिनेफ्रिन। ये CH, ये OH लगा दिया। तो अब देखो, जैसे उनने पूछा डोपामीन में ऑप्टिकल आइसोमर है, नहीं है, लेकिन ये तो होता है नॉन एपिनेफ्रिन। ये हो गया नॉन एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर, जिसको अपन नॉन। अब इसके बाद इसमें क्या किया, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, कुछ भी नहीं करना भाई मेरे चेंज आपको। इसमें NH है जो वहां पर आपको क्या करना है, ये CH2 रहेगा, यहां पर NH CH3 लगा दिया, तो ये बन गया हमारा एपिनेफ्रिन। ओके, अब इसमें और मॉडिफाइड करते हैं, यहां पर अपन NH पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा देंगे तो आइसोप्लीन बन जाता है, ठीक है। टर्सरी ब्यूटाइल लगा देते हैं तो कोल्टिरॉल बन जाता है। समझ गए आप। तो अब जैसे मैंने आपको अभी देखा अपन ने एफेड्रीन, एफेड्रीन थोड़ा इनसे हटके है। वो जो ये रहते हैं ये सब कैटाकोलामीन्स कहलाते हैं। ये जो है इसमें देखो आपका OH वगैरह इसमें रहता नहीं, हाँ यहाँ जरूर रहता है, बीटा हाइड्रोक्सी होता है, ये CH रहता है, इस पे भी हमारा ग्रुप लगा रहता है CH3 का, और NH रहता है और NH पर भी CH3, मतलब अल्फा पर भी है, मिथाइल पे भी, और यहाँ पर भी। बीटा हाइड्रोक्सी तो सब में होता ही है। तो यही इफेड्रीन का स्ट्रक्चर और इसी का नाम। आपसे आज इफेड्रीन पूछ रहे हैं, कल वो डोपामीन पूछ लेंगे, परसों आपसे नॉन एपिनेफ्रिन पूछेंगे, आइसोप्रीन पूछेंगे, वो पूछ पूछ के आपको परेशान कर देंगे। तो इसलिए मैंने आपको पूरा एक साथ ये बता दिए भाई, तो इनको अच्छे से ध्यान रखना है आपको। समझ गए, इनको बढ़िया तरीके से याद रखो, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है बहुत बड़ी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर इज मोर पोटेंट एज अ मस्केनिक एगोनिस्ट। ट्रांस आइसोमर जो होते हैं वो मोर पोटेंट होते हैं मस्केनिक रिसेप्टर के लिए, तो इसको याद कर लेना आप लोग। ट्रांस आइसोमर जो होते हैं मोर पोटेंट होते हैं मस्केनिक रिसेप्टर के लिए। ट्रांस एनेंशियोमर जो होता है मोर पोटेंट होता है, ध्यान रखना है। विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट हैव एन एक्टिव मेटाबोलाइट। अब इन्हें हमसे पूछा है ऐसी ड्रग का नाम बताओ जो कोई एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं बनाती। देखते हैं अपन, चलो मिलते हैं लोगों से। मॉर्फिन, तो मॉर्फिन का हाइड्रोक्सी मेटाबोलाइट बन जाता है, हाइड्रोक्सी मॉर्फिन, वो भी एक्टिव होता है। न्यूएस्टिगमिन का कुछ नहीं बनता है, डायजीपाम का ऑक्साजीपाम बन जाता है भाई मेरे, ठीक है। डिजिटॉक्सिन का डेजॉक्सिन बन जाता है, तो सबके बनते हैं, इसका नहीं बनता। न्यूएस्टिगमिन क्या है हमारा, न्यूएस्टिगमिन होता है बेटा एंटीकोलिनेस्टेज। बच्चा पढ़ेगा कहेगा एंटीकोलिनेस्टेज मतलब एंटीकोलिनर्जिक, यार नहीं भाई, एंटीकोलिनेस्टेज मतलब एसिटाइलकोलिन के हाइड्रोलाइसिस को रोकने वाला, एसिटाइलकोलिन को बढ़ाने वाला, तो इसको बोलोगे इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग बोलोगे। क्या बोलोगे, इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आयुपेसी नेम ऑफ प्रोपेनोलॉल। प्रोपेनोलॉल का आयुपेसी नेम बताना इंपॉर्टेंट है। पहले प्रोपेनोलॉल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन लोग। प्रोपेनोलॉल जो है हमारा, ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है, फर्स्ट जनरेशन में आता है। बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, बीटा 2 को करता है, बीटा 3 को। काम का हमारा ब्लॉकिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है बीटा 1, जिससे हार्ट की एक्टिविटी क्या हो, कम हो। लेकिन बीटा 2 तो अच्छा काम करता है, कई बार ये ब्लॉक होता है तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, अस्थमैटिक अटैक के चांसेस बनते हैं। यही नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर की सबसे बड़ी समस्या है। तो इसलिए तो फिर हमने सेकेंड जनरेशन में सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर बनाए। तो अपन को तो ये सब पूछा नहीं गया, अपन से पूछा गया प्रोपेनोलॉल का नाम बताओ। समझ रहे, प्रोपेनोल का क्या बताना है आपको, नाम बताना। अब वैसे तो देखे जाए तो प्रोपेनोल में नेफ्थॉल रिंग होती है। क्या होती है, नेफ्थॉल रिंग होती है। समझ रहे आप, तो नेफ्थॉल रिंग होती है, सही बात है, होती है यार, हम बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शंस में सब में आपको नेप्थॉक्सी नेप्थॉक्सी कर दिया, तो अब कैसे सॉल्व करें। समझ रहे हो आप, और ये प्रोपेन 2 सब में इतने क्लोज ऑप्शन, तो बहुत क्लोज हो गए ये ऑप्शन, इतने क्लोज जनरली फाइनल एग्जाम में नहीं आते हैं। देखो तो ये इसका आंसर नेम क्या है, 1,1 मिथाइल अमाइनो 3 1 नेप्थॉक्सी प्रोपेन 2 ऑल, ये उसका करेक्ट नेम होता है
प्रोपेनॉल का आईयूपीएसी नेम। समझ गए आप? उसका स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, यहाँ पे बना हुआ है, ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, तो यहीं से है, ये देखो नेप्थॉक्सी जो है हमारा, ये ध्यान रखना हमको कि ये क्या है, नेप्थॉक्सी हो गया, और यहाँ से 1 2 है तो ये 2 ऑल हो गया हमारा। समझ रहे हो आप? 2 ऑल है आपका ये, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये नेप्थॉक्सी रहता है और 2 ऑल रहता है इसमें, प्रोपेन 2 ऑल। ओके, ये प्रोपेन चेन है हमारी, ये यहाँ पे अलग चेन बनेगी, ये हमारी 1 2 3 अलग बनेगी चेन। समझ रहे हो आप? तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग चेन है यहाँ पर। समझ रहे? तो यहाँ से क्लियर आपको ध्यान रखना है कि ये अलग चेन है, ये प्रोपेन वॉल वाली ये चेन होती है। ठीक है। Which form of adrenaline is having maximum biological activity? अब भी देखा 12 टाइम ज्यादा होती है किसमें? आर आइसोमर में। आर आइसोमर कैसा होता है? 12 टाइम मोर एक्टिव होता है। अब भी अपन ने डिस्कस किया था भाई। Which salt of hyoscine is most stable and popularly accepted? हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये सबसे बेस्ट होता है। हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइड भी होता है, अलग अलग सॉल्ट होते हैं इसके। तो इसमें हायोसिन का कौन सा सॉल्ट जो होता है मोस्ट स्टेबल होता है और पॉपुलरली यूज किया जाता है? तो हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइड सॉल्ट जो होता है ये सबसे कॉमनली यूज किया जाता है। किसी भी चीज का सॉल्ट क्यों बनाते हैं? सॉल्ट क्यों बनाते हैं? उसकी सॉल्बिलिटी को एनहांस करने के लिए। किसको? सॉल्बिलिटी को एनहांस करने के लिए हम क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। हायोसिन के बारे में बात करो ना, तो हायोसिन का ही दूसरा नाम क्या होता है? स्कोपोलामीन होता है। हायोसिन का ही दूसरा नाम क्या होता है? स्कोपोलामीन होता है। इसमें जो रिंग रहती है यहाँ पर, ये आपकी ट्रोपेन न्यूक्लियस कहलाती है। यहाँ 5 पोजीशन रहती है और यहाँ पर 6 7 रहता है। ये ध्यान रखें। यहाँ पे एपॉक्साइड रहता है, ये हटा दोगे तो एट्रोपिन बन जाएगा। यहाँ साइड क्या होता है? ट्रोपिक एसिड होता है। तो ये अच्छे से ध्यान रखना। आईयूपीएसी नेम ऑफ द सॉल्ब्यूटामॉल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आईयूपीएसी नेम पूछा गया है सॉल्ब्यूटामॉल को। सॉल्ब्यूटामॉल जो है ना बहुत अच्छा है। सॉल्ब्यूटामॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, एक तो OH रहता है, दूसरा जो होता है CH2OH रहता है, ऐसा। यहाँ पर CHOH भी रहेगा, ये CH2 रहेगा और NH रहेगा यहाँ पर। ठीक है ना, NH रहेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर रहता है। ये पूरा सॉल्ब्यूटामॉल है हमारा, ये बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। क्या होता है? बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। ब्रोंकोडायलेटर के फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो टर्सरी ब्यूटाइल तो है ही इसमें, एन टर्सरी ब्यूटाइल तो होता ही है हमारा। ये टर्सरी ब्यूटाइल तो है ही। यहाँ पर नंबरिंग करोगे यहाँ से 1 2, तो 2 पोजीशन तो है ही हमारी, और टर्सरी ब्यूटाइल अमीन है। तो ये तो देखो इसमें भी है 2 टर्सरी ब्यूटाइल अमीन, इसमें भी है। अब मेन जो है यहाँ पर 1 हाइड्रोक्सी इथाइल है। यहाँ पर 1, यहाँ से नंबरिंग होगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखो 4 पोजीशन पे तो आपका है ही। ठीक है ना, 4 पोजीशन पे तो हमारा 4 पोजीशन है। इसमें यहाँ पर देखें 1 3 डायल हाइड्रोक्सी मिथाइल, ये देखो आपका हाइड्रोक्सी मिथाइल। समझ रहे? सबसे मेन चीज है हाइड्रोक्सी इथाइल है कि हाइड्रोक्सी मिथाइल है, इसके अकॉर्डिंग हम इसके नाम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से याद रखना। इसका जो देखो हाइड्रोक्सी मिथाइल है, इतने से बन जाएगा आपका। CH2OH है ना, इसी में रहता है हाइड्रोक्सी मिथाइल, तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर भी बनाने की जरूरत नहीं। अगर आपको याद है कि हाइड्रोक्सी, ये बना स्ट्रक्चर दिख रहा, ये CH2OH है ना, यही कहलाता है हाइड्रोक्सी मिथाइल। इससे ही हमने पूरा आइडेंटिफाई कर लिया। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कार्बेकॉल इज नॉट करेक्ट। भाई कार्बेकॉल क्या होता है? कार्बेकॉल हमारे एसिटाइलकोलिन का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओरली, इट पोजेस बोथ मस्केनिक एंड निकोटिनिक एक्शन। ठीक है ना, तो ये तो सही है। इट मोस्ट ससेबल टू हाइड्रोलाइसिस एज कंपेयर्ड टू द एसिड, ये गलत बात है। ये भी सही है, ये भी सही है, सब सही है, ये बिल्कुल गलत है। हाइड्रोलाइसिस रेट स्लो होता है कार्बेकॉल का एज कंपेयर्ड टू द एसिटाइलकोलिन, तो इसलिए हमारा जो रहेगा आंसर वो क्या होगा? आपका सी आंसर होगा। तो अपन थोड़ा सा, ये जो कार्बेकॉल है कोलिन एस्टर होता है, एसिटाइलकोलिन का डेरिवेटिव होता है, तो इनके स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सरल है। सबसे पहले तो अपन को देखो एसिटाइलकोलिन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो ये तो सब बना लेते हो भाई, मिथाइल लोग ट्राई मिथाइल लगा लो पहले, बढ़िया ऐसा। फिर यहाँ पर CH2 लगा दो और OC डबल बॉन्ड OCH3, ये हमारे एसिटाइलकोलिन भाई हैं। ठीक है, अब इनको हमने मॉडिफाइड किया, इनकी रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या है? फास्ट होती है। कौन से हाइड्रोलाइज होते हैं यार? कोलिनेस्टेज एंजाइम से, वही एसिटाइलकोलिनेस्टेज एंजाइम जिसको कोलिनेस्टेज एंजाइम इनहिबिटर, नियोस्टिमिन वगैरह इनहिबिट करते हैं और एसिटाइलकोलिन को बढ़ा देते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट परमानेंटली कर देता है तो उसकी पॉइजनिंग हो जाती है। तो इसको मॉडिफाइड कैसे किया हम लोगों ने? ये जो दिख रहा है ना, ये एसिटाइल वाला, इसको पूरा स्ट्रक्चर सेम रखा, ये बना दिया, अमाइड एस्टर बना दिया। यही कहलाता है कार्बेकॉल। क्या कहलाता है? कार्बेकॉल। पूरा स्ट्रक्चर सेम है हमारा, यहां से हमने CH3 की जगह NH2 कर दिया।
अब इसके बाद हमने इस स्ट्रक्चर को क्या किया, फिर से मॉडिफाइड किया। ये अल्फा है और ये बीटा है, बीटा कार्बन। यहां पर CH3 लगाया, OC डबल बॉन्ड O और CH3 का लिया। ये जो मिथाइल लगाई इसका नाम है बीटा मिथाइल एसिटाइल कोलिन। क्या है? बीटा मिथाइल। इसको हम लोग बोलते हैं मेथाकोलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथाकोलिन बोलते हैं। इसका भी रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस स्लो होता है और ये आपका M2 रिसेप्टर का सिलेक्टिव अगोनिस्ट होता है। ये अब इसी को फिर मॉडिफाइड, ये इसी में हमने चेंज कर दिया। अब अगर इसमें ये बीटा मिथाइल तो लगा है और साथ में आपने ये कर दिया अमाइड एस्टर, तो बन जाता है बेथेनिकोल बन जाता है। क्या बन जाता है? बेथेनिकोल। ये 4 हमारे कोलिन एस्टर होते हैं। ठीक है, अपन को क्वेश्चन में पूछा है, गलत बताइए, तो उसमें लिखा है कार्बोकोल का रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस फास्ट होता है, जबकि कार्बोकोल और हमारे मेथाकोलिन का रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस स्लो होता है, क्योंकि इसमें बीटा मिथाइल है और इसमें अमाइड एस्टर है। और जो बेथेनिकोल होता है उसके बाद दोनों पावर आ चुके हैं, तो ये तो रेजिस्टेंट ही होता है, ये हाइड्रोलाइज ही नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इस सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, अच्छे सुनना, सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग मैन मेड है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग विच इन एस्टर कैरिंग जेंथिन हेटेरोसाइकिल। ठीक है ना, जेंथिन हेटेरोसाइकिल होता है, उसमें जेंथिन समझते हो, जेंथिन रिंग प्रेजेंट होती है, उसमें क्या रिंग प्रेजेंट है आपकी? जेंथिन रिंग है। तो देखते हैं, अपन समझते हैं यार, अपने तो क्या, अपन का काम है पढ़ना, हम तो ट्रिक से चलते हैं पूरे। देखो इसमें एट्रोपिन है, जो हमारा एट्रोपिन के भाई बंधु है, पूरी परिवार है जो उसका, उसमें होती है ट्रोपेन रिंग। कौन सी रिंग होती है? ट्रोपेन रिंग। तो ये तो दोनों ऑप्शन तो हमारे इस क्वेश्चन के लिए सही है नहीं। बायप्रिडीन में देखो साफ लिखा है प्रिडीन रिंग। क्या होती है इसमें? प्रिडीन रिंग होती है। ये भी खत्म हो गया, बचा क्या? प्रोपेंथिलीन बचा हमारा। ठीक है, जेंथेलिन, जेंथी, देखो जेंथी और इसमें पेंथी, तो बात तो बराबर है ना, जेंथी और पेंथी, तो ये जेंथिन हेटेरोसाइक्लिक होता है इसमें, इसके नाम में ही, प्रोपेंथिलीन में। ठीक है, ध्यान रखना, ये है प्रोपेंथिलीन का स्ट्रक्चर। देखो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल डायरेक्ट एक्टिंग। आ गया क्वेश्चन अपने सामने, भैया डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग बताओ और कौन सी नहीं है। तो डायरेक्ट एक्टिंग किसको बोलते हैं? जो हमारे मस्कुलिन एंड रिसेप्टर का क्या होती है? एगोनिस्ट होती है, उसको डायरेक्ट एक्टिंग बोलते हैं। और जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में किसको बढ़ाती है? एसिटाइल कोलिन को बढ़ाएगी, और वो जाके रिसेप्टर पर एगोनिस्ट काम करता है और एक्शन बढ़ता है। तो ये कैसे बढ़ाता है? इनडायरेक्टली एसिटाइल कोलिन को बढ़ा के। और डायरेक्ट एक्टिंग क्या है? सीधा एगोनिस्ट होती है। ये जो होते हैं हमारे कोलिन स्टेज एंजाइम इनहिबिटर, जिनको अपन बोलते हैं एंटी कोलिन स्टेज। तो देखो एसिटाइल कोलिन एगोनिस्ट है, कार्बेकोल एगोनिस्ट है, मस्करीन एगोनिस्ट है, टैक्रीन हमारा कोलिन स्टेज एंजाइम इनहिबिटर होता है। एक्रेडीन रिंग रहती है, इसमें कोलिन स्टेज एंजाइम इनहिबिटर होता है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्टिंग में आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? राइट, सी आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर, ये हमारे इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स हैं। इसमें देखो न्यूस्टिगमीन है, फाइसोस्टिगमीन है, एंड्रोफोनियम है, टैक्रीन है। हाँ, प्रालिडॉक्सिन नहीं आएगा यहाँ पर, प्रालिडॉक्सिन तो हमारा एंटीडोट होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का, यहाँ पे ये नहीं लिखा है करेक्ट। ये हमारे डायरेक्ट एक्टिंग में एसिटाइलकोलिन, पिलोकार्पिन, कार्बेकोल, बेथेनिकोल, मस्करीन, ये सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, देखो आ गया वही क्वेश्चन, ड्रग यूज इन द ऑर्गेनोफॉस्फेट टॉक्सिसिटी। किसी को भाई किसान वगैरह रहते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को ड्रिंक कर लेते हैं सुसाइडल टेंडेंसी के कारण, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट की उनको पॉइजनिंग होती है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में क्या होता है? ये एसिटाइल कोलिनेस्टेज एंजाइम को परमानेंटली कोवेलेंटली बॉन्ड कर जाता है। तो अब हमारा एसिटाइल कोलिन का जो हाइड्रोलाइसिस होता था कोलिन प्लस एसिटेट साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, वो कराता था कोलिनेस्टेज एंजाइम। अब कोलिनेस्टेज एंजाइम को तो कर दिया फास्फोराइलेट किसने? ऑर्गेनोफॉस्फेट। हमारा ये हो गया इनएक्टिव। जब ये इनएक्टिव रहेगा तो एसिटाइलकोलिन अमर हो गया, एसिटाइलकोलिन लगातार हमारी बॉडी में बढ़ता चला जाएगा और इतना ज्यादा बढ़ता जाएगा कि पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो यही कहलाती है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो इसका ट्रीटमेंट करना, अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहिए तो भैया एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दो, तो सिम्टम्स ये जो बढ़ रहा है वो कंट्रोल में आएंगे। जैसे एट्रोपिन दे देंगे हम। कब तक दोगे एट्रोपिन यार? अब एंजाइम तो उसका खराब हो गया, एट्रोपिन कब तक दोगे आप? तो कब तक हॉस्पिटल में रखोगे? कुछ तो लाभ यार, उसका कोलिनेस्टेज एंजाइम जो फॉस्फेट जुड़ गया है ये वाला, इसको करेक्ट करो। कैसे करोगे? बदल देंगे, हम अपना नहीं देंगे ना आप अपना दोगे। हम क्या करते हैं? कोलिनेस्टेज रीएक्टिवेटर लेके आते हैं, जो क्या करता है, ये फॉस्फेट ग्रुप को अपने ऊपर ट्रांसफर करा लेता है और हमारे कोलिनेस्टेज एंजाइम को रिएक्टिव कर देता है। तो फिर वो ऑटोमेटिकली एसिटाइलकोलिन का हाइड्रोलाइसिस करने लगा, धीरे धीरे हमारा एसिटाइलकोलिन कम होता जाता है। और एट्रोपिन दे दिया तो उसने क्या किया? सिम्टम्स को कंट्रोल कर लिया। तो ये अगर आपको एंटीडोट अगर कभी पूछा ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का, तो दोनों सही है इसमें, एट्रोपिन भी सही है हमारा और प्रालिडॉक्सिन भी सही है, जिसको पाम बोलते हैं।
लेकिन अगर दोनों में से बेस्ट चूज करना पड़े तो फिर प्रालिडॉक्सिम लगाना। देखो एट्रोपिन क्या करेगा, सिम्टोमेटिक कंट्रोल कर रहा है, और प्रालिडॉक्सिम क्या कर रहा है, जो हमारा एंजाइम परमानेंटली डैमेज हो चुका है उसको रिएक्टिव कर रहा है। तो इसको बोलते हैं कोलिनेस्टेज रिएक्टिवेटर प्रालिडॉक्सिम। अच्छे से याद कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग इन द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, तो बता ही दिया मैंने आपको। अब आता है मस्करीन इज जनरली, ठीक है। अब इसमें लिखा है मस्करीन इज जनरली, अब ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। तो ये जो है एक्चुअल में यहाँ पर पूछा गया कि मस्करीन रिसेप्टर पे ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका बना हुआ है, कौन एक्ट करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, एरिकोलिन। ये स्ट्रक्चर किसका है, एरिकोलिन का होता है, ठीक है। याद रखना पिलोकार्पिन में क्या होता है हमारा, पिलोकार्पिन हमारा एगोनिस्ट है, इसमें इमिडाजोल रिंग रहती है। मस्करीन भी हमारा एल्कलॉइड होता है, ध्यान रखेंगे। देखो एरिकोलिन का स्ट्रक्चर ये होता है बेटा, याद रखो। एरिकोलिन से ज्यादा जरूरी है मस्करीन का। अमनेसिया मस्करिया से मिलता है मस्करीन, मशरूम पॉइजनिंग हो जाती है कई बार, तो उसमें फिर एट्रोपिन देते हैं। तो इसमें देखो इसमें फ्यूरोन रिंग होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टेट्राहाइड्रो फ्यूरोन रिंग होता है मस्करीन में। पिलोकार्पिन का भी ध्यान रखें, इसमें फ्यूरोन रिंग होता है लेकिन वो लैक्टोन के फॉर्म में होता है, और यहाँ पर रहती है इमिडाजोल रिंग। ये इमिडाजोल एल्कलॉइड ही कहलाता है हमारा पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिस जेबेरेंडी से मिलता है, ग्लूकोमा में यूज करते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा कौन सा एल्कोलाइड होता है, इमिडाजोल एल्कोलाइड होता है। रिंग प्रेजेंट इन द डोनीपाजल, डोनीपाजल में कौन सी रिंग होती है भाई, पाइपरिडीन रिंग होती है डोनीपेजल में, ध्यान रख लेना। डोनीपेजल क्या होती है हमारी, डोनिपेल गैलेंटामिन टैक्रिन, ये सब अल्जाइमर डिसीज में यूज होती है, और कोलिनेस्टेज एंजाइम इनहिबिटर है, एंटी कोलिनेस्टेज है ये, एंटी कोलिनर्जिक नहीं, एंटी कोलिनेस्टेज बोल दो, कोलिनेस्टेज इनहिबिटर बोल दो, इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग बोल दो। कभी अच्छे से ध्यान से पढ़ना यार छोटे भाई लोग, एंटी कोलिनर्जिक है ये। एंटी कोलिनर्जिक मतलब एसिटाइलकोलिन का सीधा अपोजिट सिस्टम है ये, तो ठीक है। अब हम लिख रहे हैं एंटी कोलिनेस्टेज, क्या लिख रहे हैं, एएसई लग गया जी, तो एंजाइम है यार, ये इनहिबिट होगा तो एसिटाइलकोलिन का ये तो एसिटाइलकोलिन के एक्शन को बढ़ाता है, तो ये तो हुआ कोलिनर्जिक, और कैसा, इनडायरेक्ट एक्टिंग। तो डोनीपाजिल, गैलेंटामिन टैक्रिन और रिवास्टिगमिन, ये अल्जाइमर्स डिसीज की ड्रग होती है, जो न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, इसको एमनेसिया बोलते हैं। उसमें क्या होता है, ब्रेन में कोलिनर्जिक सिस्टम थोड़ा वीक पड़ जाता है, तो हमको उसके इफेक्ट को बढ़ाना पड़ता है। तो इसमें रिंग कौन सी होती है बेटा, पाइपरिडीन रिंग होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये दिख रहा है हमें, डोनीपाजिल में ये पाइपरिडीन रिंग होती है, इंडीन रिंग होती है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 अमाइनो कार्बोनाइल ऑक्सी एन ट्राइमिथाइल प्रोपेन एनीमियम एस्टरमेस। अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग बताइए भाई, मैं कैसे बता दूं। अमाइनो अमाइनो कार्बोनाइल लिखा है, मतलब ये सी डबल बॉन्डो NH2 वाला है, मतलब एसिटाइल कोलिन तो है नहीं यहाँ पर, ये भी नहीं है, और मेथाकोलिन भी नहीं, क्योंकि इनमें आपका एसिटाइल है केवल, ये अमाइनो वाले नहीं है। अमाइनो कार्बोनाइल लिखा है, मतलब या तो बेथेनिकॉल होगा या कार्बोकॉल होगा। हमको पता है कि बेथेनिकॉल में मिथाइल ग्रुप भी रहता है बीटा पोजीशन पे एडिशनली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एन ट्राइमिथाइल 1 प्रोपेन एनीमियम, ये तो सभी में होता है, चारों ही में है ये चीज। यहाँ पर लिखा है 2 अमाइनो कार्बोनाइल ऑक्सी, इसमें वो नहीं है मेंशन कहीं पर, किसका मेंशन नहीं है बेटा, ये मेंशन नहीं किया गया कि मिथाइल ग्रुप कहाँ होता है, ठीक है। या यहाँ पर लिखा है 2 अमाइनो कार्बोनाइल ऑक्सी, ऑक्सी लगा है मतलब ये लिखा है, देखो उसके लिए बीटा हाइड्रोक्सी के लिए ये है, तो ये जो है ना, इसलिए हमारा ये स्ट्रक्चर होगा बेथेनिकॉल का, बेथेनिकॉल का स्ट्रक्चर होगा सीधा सीधा। देखो ये स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। एसिटाइलकोलिन भाई को देखिए, ये एंडोजीनियस होते हैं, देखो यहाँ पर ये रहता है। मेथाकोलिन में यहाँ पर हमने क्या किया, ये बीटा पोजीशन पे मिथाइल लगा दिया, कार्बोकॉल में NH2 कर दिया, और बेथेनिकॉल में दोनों काम कर दिए। तो इसका रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस रैपिड होता है, इसका स्लो होता है, इसका स्लो होता है, और इसका रेजिस्टेंट होता है। बेथेनिकॉल क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे अपन लोग। रिंग सिस्टम प्रेजेंट इन फाइसोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन इंडोल एल्कलॉइड होता है, कोगनोसी वाले बोलते हैं। फाइसोस्टिग्मिन क्या होता है, इंडोल एल्कलॉइड होता है, सीधा सीधा आंसर होगा, ये वाली रिंग रहती है इसमें, ये वाली इंडोल रिंग, एक और लगी रहती है, डबल रहती है यहाँ पर नाइट्रोजन वाली रिंग, तो ये हमारा याद रखना है, इंडोल एल्कलॉइड होता है। देखो ये बना स्ट्रक्चर, ये देखो ये अमाइड है, ये कार्बामेट्स में आ जाएगा, ये हमारी इंडोल रिंग है, और ये एक और पायरोल रिंग रहती है इसमें, ठीक है। तो फाइसोस्टिग्मा बीनोसम से मिलता है, इसका CNS पेनिट्रेशन बेटर होता है, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल होता है, इसलिए अल्जीमर्स डिसीज वगैरह में इसको दे सकते हैं। और जो नियोस्टिग्मिन होता है वो क्वार्टाइन नाइट्रोजन होता है, वो हमारे मास्टीनिया ग्रेविस की बेस्ट ड्रग होती है। तो फाइसोस्टिग्मिन नियोस्टिग्मिन क्या होते हैं, कोलिनेस्टेज एंजाइम इनहिबिटर होते हैं। एसिटाइलकोलिन हाइड्रोलाइज्ड बाय भाई, तो ये तो आप लोग बताओ यार, हम तो इसका आंसर भी नहीं बताएंगे।
एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज करने वाले एंजाइम का नाम, हम तो इनहिबिटर पढ़ रहे हैं यार, कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिटर करने वाले, तो अब एंजाइम हाइड्रोलाइज कौन करता है, कोलिनेस्टरेज एंजाइम करता है, इनहिबिटर वगैरह तक पढ़ लिए हमने तो उसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बीटा हेलोएल्काइलामीन, फिनॉक्सीबेंजामीन, ये हमारा अल्फा नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर होता है फिनॉक्सीबेंजामीन, अच्छे से याद कर लेना। इसमें एजिडीनियम आयन बनता है, ऐसा एक आयन बनता है ये वाला, ये एजिडीनियम आयन, यही बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। ये इरिवर्सिबल होता है, अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, नॉन सेलेक्टिव अल्फा एंटागोनिस्ट होता है ये, फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज होता है जब एडिनल मेडुला में ट्यूमर बन जाता है, तो ये अच्छे से याद रखेंगे आप, ठीक है। असॉक्सप्रिन बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, फेनिलेप्रिन अल्फा 1 वाला है ड्रग, ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्रोपिन इज द एस्टर ऑफ, अरे भैया एट्रोपिन किसका एस्टर होता है, ट्रोपिक एसिड का होता है, ट्रोपिन प्लस ट्रोपिक एसिड का एस्टर होता है, ट्रोपिन प्लस मेंडेलिक एसिड का होमोएट्रोपिन होता है, ट्रोपिन प्लस ट्रोपिक एसिड ये इसका होता है, ठीक है। एसिड एसिड का कभी एस्टर रहेगा नहीं, ट्रोपिन प्लस सैलिसिलिक एसिड का कोई नहीं होता एस्टर, तो एट्रोपिन किसका एस्टर होता है, एट्रोपिन होता है ट्रोपिन प्लस ट्रोपिक एसिड का, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा इसका। देखो ये है हमारा ट्रोपिन, ठीक है, ये हमारा ट्रोपिन है, ठीक है, और ये हमारा इतना यहां से लगा दो अगर OH करके, यहाँ OH है तो ये ट्रोपिक एसिड होता है, इसी को ब्रेक डाउन कर दो, ट्रोपिन प्लस ट्रोपिक एसिड, एस्टिफिकेशन तो एट्रोपिन बन जाता है, ठीक है, ये ट्रोपिक एसिड का एस्टर होता है, अच्छे से याद रखेंगे आप, ठीक है, इतना काम आपको कर लेना है। तो ये हमारे कोलिनर्जिक और जो ENS वाले पार्ट्स हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा सा हम ये कोलिन एस्टर्स के बारे में आपको बता देते हैं 2 मिनट के लिए। देखो एक मैं ऐसी चीज सिखाऊंगा, अगर आप लोग सीख लो तो अच्छी बात है। देखो क्या होता है मैं आपको बताऊं, एक कहानी सी है, छोटी सी कहानी है भाई। ये ऐसा बनाना एक बेहतरीन स्ट्रक्चर, यहाँ पे ऐसे लगा के नाइट्रोजन पर CH3 कर देना, ठीक है, यहाँ ऐसे जुड़ा रहता है ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH2H, और ये हमारा पूरा ये रहता है, ये है हमारा ट्रोपिक एसिड इस साइड, और ये है हमारा ट्रोपिन, इन दोनों को हमने क्या किया, एस्टर बना दिया, ये एस्टर बन गया यहाँ पर, तो यही कहलाता है हमारा एट्रोपिन कहलाता है, ठीक है, एट्रोपिन है। और अगर इसी में हम यहाँ पर इपॉक्साइड लगा देते हैं 6-7 पोजीशन पर, तो वही हमारा कहलाता है हायोसिन कहलाता है, हायोसिन। देखो इसमें एसिमेट्रिक कार्बन है यहाँ पर ये, इसलिए इनके ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, D और L फॉर्म होते हैं इनके, ठीक है। अब इसमें समस्या क्या है, देखो हम एक नाम लिखेंगे एट्रोसिन लिखेंगे, क्या लिखोगे, पहले लिखो एट्रोसिन, फिर लिखना उसके बाजू में एट्रोसिन, तो फिर हायोसिन, क्या लिख दिया, हायोसिन। अब हायोसिन लिख दिया तो अब एक एमीन वाला लिखो, स्कोपोलामीन, ये तीनों एक ही नाम है, ये हमारे आइसोमर के नाम है, और जो एट्रोसिन होता है DL है, रेसमेंट मिक्सचर होता है, ठीक है, ये LOD हो सकते हैं, इनका LOD मिक्स कर दो, ये अलग नाम है, हायोसिन को ही हम स्कोपोलामीन बोलते हैं, और इन्हीं के रेसमेंट मिक्सचर को क्या बोलते हैं, एट्रोसिन बोलते हैं। अब लिखो आप एट्रोपिन, लिख दो भैया एट्रोपिन, अब एट्रोपिन लिख दिया, हायोसिन तो लिख चुके, तो हायोसिन को लिखा जाएगा हायोसियामीन, ठीक है, स्कोपोलामीन लिखे हो तो इसको लिखो स्कोपोलिन लिखो। तो एट्रोपिन के जो दूसरे नाम होते हैं उसके आइसोमर के, हायोसियामीन होता है और स्कोपोलिन होता है, एग्जाम में ये बहुत पूछते हैं आपसे, ठीक है, एट्रोपिन किसका रेसमेंट मिक्सचर है, हायोसिन का कि हायोसियामीन का, भूल जाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये तो एट्रोसिन है और हायोसिन है, तो ये मिलके तो इसी से बना है, तो इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पर 6-7 वाला रहता है, तो ये जो रहता है एस्टर किसका होता है, स्कोपीन प्लस ट्रोपिक एसिड का रहेगा, कोई भी इनमें से, एट्रोसिन, हायोसिन, स्कोपीन, ये किसके एस्टर होते हैं, ट्रोपिन नहीं रहता इसमें, स्कोपीन प्लस ट्रोपिक एसिड होता है। और जो एट्रोपिन होता है इसमें हमारा ट्रोपिन रहता है, और प्लस क्या होता है, ट्रोपिक एसिड होता है। जैसे हायोसिन का पूछे हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट तो यही होगा, स्कोपोलामीन का स्कोपोलिन का पूछेंगे यही रहेगा, एट्रोपिन का पूछेंगे यही रहेगा। अगर आपसे एट्रोसिन, हायोसिन और स्कोपोलामीन का पूछा जाएगा तो स्कोपिन प्लस ट्रोपिक एसिड होगा। एक आपका होमोएट्रोपिन होता है, एट्रोपिन के जैसे ही होता है, ये सब नहीं रहता उसमें, और ये CH2 हटा देते हैं, डायरेक्ट जुड़ा रहता है यहाँ पर OH, तो ये मेंडेलिक एसिड कहलाता है। तो जो होमोएट्रोपिन होता है उसमें ट्रोपिन प्लस मेंडेलिक एसिड रहता है, समझ गया। तो ये इसलिए मैंने 6 नाम आपको बताए, ये 6 नेम है, इनके हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट वगैरह अच्छे से याद रखना, क्योंकि कोग्नोसी में भी आपके सिलेबस में है। ओके।